मेरा नाम है विनीत कुमार। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RWS सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम है विनीत कुमार। आज हम फिर से पढ़ेंगे एम लक्ष्मीकांत बुक पर आधारित एक और महत्वपूर्ण क्लास अटेंड करेंगे, कई सारे आर्टिकल पढ़ेंगे। आप सभी बच्चों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग पूजा, रेनू, अमन, तारिफ, राधा, मंजू, धर्मेंद्र। तो आप सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं, अपने मित्रों को इनवाइट कीजिए। क्या किया आपने वीकेंड पर? सैटरडे और संडे क्या किया आप लोगों ने, बताइए। मेरी क्लासेस दोबारा देखी, एम लक्ष्मीकांत बुक पढ़ी, क्या किया आपने? PDF नोट्स पढ़े, क्या किया? जल्दी से बताइए बच्चे कमेंट करके। नीलम जी गुड इवनिंग, शिफा गुड इवनिंग। काफ़ी बच्चे जुड़ गए हैं, जल्दी से और बच्चे आ जाइए। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप सभी का स्वागत है, आप सभी को गुड इवनिंग। पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं इन क्लासेस के माध्यम से, और एम लक्ष्मीकांत बुक के आधार पर हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। ये बात आप सभी बच्चे जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ नए बच्चों के लिए, जो नए बच्चे जुड़ते हैं क्लास में उनके लिए। ठीक है बच्चों, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भी बात आपको क्लियर है। ठीक है बच्चों, फंडामेंटल राइट्स यानी भारत के संविधान का पार्ट 3। ठीक है बच्चों, समानता का अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं। समानता का अधिकार, या कहें कि समानता के अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 14 जो है हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। ठीक है बच्चों, समानता के अधिकार के अंतर्गत ये आते हैं, राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारी जो है क्लास नंबर 21 है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 यानी समानता का अधिकार। ठीक है बच्चों, अनुच्छेद 15 यानी समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 15। इसके बारे में समझेंगे कि जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय आर्टिकल 15 में क्या प्रावधान थे। उसके बाद विभिन्न समय समय पर संविधान संशोधन किए गए। संविधान संशोधनों के माध्यम से कौन कौन से प्रावधान जो है आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15 में जोड़े गए, और उसके माध्यम से कैसे कैसे इस अनुच्छेद का विस्तार होता चला गया। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है लागू हो गया था, कमेंसमेंट हो गया था संविधान का। ठीक है बच्चों, उस समय क्या प्रावधान थे आर्टिकल 15 में? राज्य जो है यानी इंडियन स्टेट है, वो धर्म, जाति, रेस, लिंग और जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा नागरिकों में। ठीक है बच्चों, तो ये वाली बात थी कि राज्य जो है, इंडियन स्टेट जो है, वो भेदभाव नहीं करेगा, यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रेस के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर, या इनमें से किसी एक या दो आधारों पर। ठीक है बच्चों, तो इस सेंस में ये एक निगेटिव राइट है। आप समझ सकते हैं कि राज्य को कुछ करने से रोका जा रहा है, राज्य को एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने से रोका जा रहा है, उसकी सीमा लगाई जा रही है।
कि राज्य जो है भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये निगेटिव राइट हुआ। इसके साथ ही उस समय जो मूल संविधान था उसमें प्रावधान था कि राज्य समाज के कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, यानी स्पेशल प्रोविजन। नूर हसन जी कह रहे हैं कि सर वॉइस कम है। एक मिनट बच्चों, अब कैसी आवाज आ रही है? उम्मीद है अब ठीक हो गई होगी। आलोकपाल जी गुड इवनिंग, रिंका जी गुड इवनिंग। वॉइस कम बता रहे हैं बच्चे, एक बार चेक करना आप। ठीक है बच्चों, शुरुआती जो संविधान था यानी मूल संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय राज्य को ये कहा गया था कि वो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, यानी सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार करेगा, भेदभाव नहीं करेगा लिंग के आधार पर भी और अन्य अनेक आधारों पर भी, लेकिन महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है बच्चों, उस समय अन्य किसी वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करने संबंधी प्रावधान आर्टिकल 15 में नहीं थे। ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर हुई? उसके बाद 1951 में ही प्रथम संविधान संशोधन कर दिया गया, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया और उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है बच्चों, 1951 में क्या जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या जोड़ा गया आर्टिकल 15 में, वो देख लेते हैं एक बार। अब इसके अंतर्गत राज्य को विशेष प्रावधान करने की शक्ति दे दी गई समाज के कुछ अन्य वर्गों के संबंध में भी, यानी महिलाओं के इतर और बच्चों के इतर कुछ अन्य वर्ग जो हैं जोड़ दिए गए जिनके लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता था। ठीक है बच्चों, वे वर्ग कौन से थे? अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, यानी कि जिनको आप बोल सकते हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है बच्चों, इनको बैकवर्ड क्लासेस भी बोला जाता है और अदर बैकवर्ड क्लासेस भी बोला जाता है। ये क्लियर है बच्चों आपको बात? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया 1951 में, उसमें अनुच्छेद 15 में कुछ प्रावधान जोड़ दिए गए जिसके माध्यम से राज्य को ये अधिकार दिया गया कि अब वो आर्टिकल 15 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए भी विशेष प्रावधान कर सकता है। बिल्कुल, समाज के कुछ ऐतिहासिक रूप से पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने के लिए राज्य को अधिकार दिया जा रहा है। ठीक है बच्चों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को बोलते हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जिसको बैकवर्ड क्लासेस भी बोलते हैं और ओबीसी भी बोलते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इन तीनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर से 2005 में एक संविधान संशोधन किया गया, 93वां 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2005 में, और उसके माध्यम से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ओबीसीज को विशेष प्रावधान कर दिया गया उनके लिए शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन के मामले में। ठीक है बच्चों, यानी एससीज को, एसटीज को और ओबीसीज के लिए शिक्षण संस्थाओं यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान कर दिए गए। राज्य ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। राज्य को जो शक्ति यहां दी गई थी, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 1951 में राज्य को शक्ति दी गई थी कि वो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इस शक्ति का प्रयोग किया गया
93वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 2005 में, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों यानी कि ओबीसीज के लिए विशेष प्रावधान कर दिया गया, यानी कि उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। ठीक है बच्चों। अब यहां पे बात है कि ये जो शिक्षण संस्थाएं हैं, ये शिक्षण संस्थाओं में सरकारी शिक्षण संस्थाएं और निजी शिक्षण संस्थाएं भी शामिल हैं, और निजी शिक्षण संस्थाओं में ऐसी शिक्षण संस्थाएं भी शामिल हैं जिन्हें राज्य की ओर से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती। यानी यहाँ पे जो शिक्षण संस्थाएं की बात हो रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, उसमें प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी शामिल हैं। इसके अलावा उसमें एडिड और अनएडिड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दोनों ही तरह के शामिल हैं। यानी ऐसे शिक्षण संस्थान जिन्हें राज्य की तरफ से सहायता मिलती है, या ऐसे भी जिन्हें राज्य की तरफ से कोई आर्थिक वित्तीय सहायता नहीं मिलती है। तो ऐसे निजी शिक्षण संस्थानों को भी, ऐसे शिक्षण संस्थानों में भी अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को और अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण दे दिया गया। ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पे जो शिक्षण संस्थाएं हैं इनमें माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शामिल नहीं है, ये बात ध्यान रखने की है। आर्टिकल 30 सब क्लोज 1 उसके अंतर्गत जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं वे इसमें शामिल नहीं हैं। आर्टिकल 31 इसके अंतर्गत जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आते हैं, यानी अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाएं आती हैं, वे यहां पे शामिल नहीं है। यानी कि एससीज, एसटीज और ओबीसीज को माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आरक्षण नहीं दिया गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वर्ष 2019 में फिर से एक संविधान संशोधन किया गया, 103वां संशोधन अधिनियम लाया गया, और उसके माध्यम से फिर से अनुच्छेद 15 में कुछ प्रावधान जोड़ दिए गए। आर्टिकल 15 को फिर से एक्सपेंड कर दिया गया। ठीक है बच्चों। और इसमें क्या किया गया कि शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% रिजर्वेशन दे दिया गया। 10% रिजर्वेशन दे दिया गया। ठीक है बच्चों। वर्ष 2019 में 103वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। उसके अंतर्गत अनुच्छेद 15 में कुछ प्रावधान जोड़े गए। उसके माध्यम से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% रिजर्वेशन दे दिया गया। और ये जो रिजर्वेशन था, ये जो आरक्षण था, ये एससी आरक्षण, एसटी आरक्षण और ओबीसी आरक्षण से अलग था। यानी 49.5 आरक्षण बैठता है टोटल एससी को, एसटी को और ओबीसी को मिलाकर, ये उससे अलग था। यानी सामान्य वर्ग के लिए जो सीटें ओपन थी 50.1%, उनमें से 10% जो है वो दे दिया गया सामान्य वर्ग के ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को। तो ये बात क्लियर हुई बच्चों आपको। सामान्य वर्ग के लिए जो ओपन अपॉर्चुनिटीज थी यानी 50.5%, उसमें से 10% जो है सामान्य वर्ग में से ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दे दिया गया। क्लियर है बच्चों ये बात आपको। तो इस तरह से आर्टिकल 15 जो समानता का अधिकार है, उसके कई सारे उसमें प्रावधान जोड़े गए और राज्य को कुछ विशेष प्रावधान करने की शक्ति जो है वो समय समय पर दी जाती रही। और इस तरह से आपका आर्टिकल 15 जो है वो एक्सपैंड होता चला गया, उसमें कई सारे प्रावधान जुड़ते चले गए। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको क्लियर हुई। आर्टिकल 15 में मौलिक रूप से, बेसिक रूप से क्या था जब संविधान लागू हुआ, और जैसे जैसे संविधान संशोधन होते गए तो उसमें क्या क्या ऐड होता चला गया।
सुमन कुमारी जी पूछ रही हैं एक प्रश्न। सुमन जी देखिए, ये तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक है एम लक्ष्मीकांत, इसको पढ़ेंगे तो कुछ ऐसा नहीं बचेगा जो एनसीईआरटी में होगा। लेकिन बात यह है कि क्या एनसीईआरटी पढ़ने से पहले अगर आप इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे तो क्या आप समझ पाएंगे, बात यह है। ये काफ़ी टफ बुक है, काफ़ी इसका लेवल है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो तो क्या आप डायरेक्टली इसको पढ़ के इसको समझ पाओगे, ये बड़ा प्रश्न है। ठीक है बच्चे, इस बात पर विचार करना और उसके बाद आप जो है डिसीजन लेना कि एनसीईआरटी पहले पढ़ें उसके बाद इसको पढ़ें या इसको डायरेक्ट पढ़ें। ये आपका अब तक की जो एजुकेशन है उस पर डिपेंड करेगा कि आपने पॉलिटी कहाँ से पढ़ी है, कितनी पढ़ी है, कितना आपको कितना समय आपने पॉलिटी पे दिया है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चे, आप सोचना इसके बारे में। अब आर्टिकल 16 देख लेते हैं, ये भी समानता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 मौलिक रूप से कैसा था ये देख लेते हैं। उसके बाद उसमें भी अनेक संविधान संशोधनों के माध्यम से प्रावधान ऐड होते चले गए और वो एक्सपैंड होता चला गया। ठीक है बच्चों, बच्चों आपस में बात नहीं करनी है, क्लास पे फोकस करना है। कई बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आता है प्राथमिक परीक्षा में भी, मुख्य परीक्षा में भी। तो सभी बच्चे क्लास पे फोकस करेंगे। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय अनुच्छेद 16 में क्या प्रावधान थे। अनुच्छेद 16 जो है वो सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 16 कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, यानी सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता होगी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंश्योर करेगा राज्य, सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता होगी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और ये एंश्योर करने की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो है वो राज्य की है, इंडियन स्टेट की। शिवम जी, आरक्षण की अधिकतम सीमा जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर रखी है वो 50% है, 50%। इसके बारे में आज हम बात करेंगे आगे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को देखेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया इंदिरा साहनी मामले में उसको भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, अभी फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट ने एक सीलिंग लगा रखी है वो है 50%। 50% से ज्यादा आरक्षण जो है वो असंवैधानिक है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 16 में जो प्रावधान था वो था कि राज्य आरक्षण का प्रावधान कर सकता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए सरकारी नौकरियों में। अगर राज्य को ये लगता है कि कोई पिछड़ा वर्ग ऐसा है जिसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है सरकारी नौकरियों में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई बैकवर्ड क्लास ऐसी है इंडियन सोसाइटी की जो अडेक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व उसका नहीं है, तो राज्य को ये अधिकार दिया गया है कि राज्य सीटें आरक्षित कर सकता है ताकि वो जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व उसका सुनिश्चित हो सके सरकारी नौकरियों में। ठीक है बच्चों, तो ये प्रावधान था उस समय जब संविधान लागू हुए, अब भी है। राज्य आरक्षण कर सकता है बीसीज के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए सरकारी नौकरियों में। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर इसमें कई संविधान संशोधनों के माध्यम से प्रावधान ऐड होते चले गए, जुड़ते चले गए आर्टिकल 16 में। जैसे वर्ष 1995 की बात अगर हम करें, 77वां संशोधन अधिनियम लाया गया। इसके माध्यम से क्या कर दिया गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है राज्य, ये प्रावधान जोड़ दिया गया। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैकवर्ड क्लासेस की सिर्फ बात हो रही है। इसीलिए जो है वर्ष 1995 में 77वां संशोधन अधिनियम लाया गया और उसमें राज्य को शक्ति दी गई कि वो आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। किसके लिए?
अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए। ठीक है बच्चों, यानी सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दे सकता है राज्य, अगर राज्य को ऐसा लगता है कि एससीज और एसटीज जो हैं वो सरकारी नौकरियों में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं पा पाए हैं। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? उसके बाद फिर से संशोधन किया गया वर्ष 2001 में, 85वां संविधान संशोधन, 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, 85वां। इसमें क्या किया गया कि अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रोन्नति में भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। प्रोन्नति में भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया, यानी रिक्रूटमेंट का तो था ही, अब प्रमोशन के लेवल पर भी राज्य अनुसूचित जातियों को और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दे सकता है। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? 77वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1995 में राज्य ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया, रिक्रूटमेंट के लेवल पर, यानी भर्ती के लेवल पर। ठीक है, उसके बाद 85वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2001 में एससीज और एसटीज के लिए प्रमोशन में भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। क्लियर है बच्चों बात, ये बात आपको? उसके बाद वर्ष 2019 में 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जो परिवर्तन किए गए थे अनुच्छेद 15 में, लगभग उसी तरह के परिवर्तन जो हैं इस संविधान संशोधन यानी 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 2019 में अनुच्छेद 16 में भी कर दिए गए। अनुच्छेद 16 में भी कर दिए गए। यहां पे सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे दिया गया ईडब्ल्यूएस को, सरकारी नौकरियों में भर्तियों में आरक्षण दे दिया गया आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को, और ये भी 10% की इस पर लिमिट थी, अधिकतम 10% दिया जा सकता था। ठीक है बच्चों, प्रोन्नति होता है प्रमोशन। प्रमोशन, पहले आप रिक्रूट होंगे किसी पोस्ट पे, आप आईएएस बनोगे, पहले आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंट होंगे, उसके बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा, फिर आप कमिश्नर वगैरह बन जाओगे, फिर सेक्रेटरी बन जाओगे। प्रमोशन, प्रोन्नति मीन्स प्रोमोशन। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के वर्ष 2019 में 103वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, और इसके अंतर्गत आर्टिकल 15 में भी चेंज किए गए, आर्टिकल 16 में भी ऐड किया गया, और उसके माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% तक आरक्षण दे दिया गया सरकारी नौकरियों में आर्टिकल 16 के अंतर्गत, और शिक्षण संस्थाओं में आर्टिकल 15 के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, तो ये आपने देखा आर्टिकल 16 कैसे स्टेप बाय स्टेप डेवलप हुआ और उसमें कैसे नए नए प्रावधान जोड़े जाते रहे। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं बीपी मंडल आयोग। बीपी मंडल आयोग, इसके बारे में आपने काफी सुना होगा, ओबीसीज को आरक्षण दिए जाने से संबंधित है। ठीक है बच्चों, शाहरुख जी हेलो, रोशनी जी, प्रीतम सोनकर ओके। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बीपी मंडल आयोग, बीपी मंडल जो थे वो सांसद हुआ करते थे उस समय, जिस समय ये आयोग नियुक्त किया गया। वर्ष 1979 में, वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको नियुक्त किया था। वर्ष 1979 में मोरारजी सरकार ने अपॉइंट किया था बीपी मंडल आयोग, और बीपी मंडल जो है उस समय सांसद हुआ करते थे, संसद सदस्य थे। ठीक है बच्चों, और इस आयोग की नियुक्ति जो करी गई थी वो करी गई थी भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत, भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि पिछड़े वर्गों के की स्थिति की जांच पड़ताल के लिए और उनकी बेहतरी के संबंध में सुझाव देने के लिए सरकार जो है वो आयोग का गठन कर सकती है। ठीक है बच्चों,
तो आर्टिकल 340 के अंतर्गत जो है ये ओबीसी कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था, और ये द्वितीय यानी सेकंड ओबीसी कमीशन था। ठीक है बच्चों, बीपी मंडल आयोग का मतलब है सेकंड ओबीसी कमीशन, यानी द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग, ये बात यहाँ पे ध्यान देने की है कि एससी से इसका संबंध नहीं है, एसटी से इसका संबंध नहीं है, इसका संबंध सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस से है, यानी कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग। ठीक है बच्चों, अब आप मुझे बताइए कि अगर ये द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग है तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। कमेंट सेक्शन में बताइए बच्चों। फर्स्ट ओबीसी कमीशन का अध्यक्ष कौन था? फर्स्ट ओबीसी कमीशन जो अस्तित्व में था 1953 से 56 तक। फर्स्ट ओबीसी कमीशन जो 1953 में गठित हुआ था और उसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1956 में, इसका अध्यक्ष कौन था? जल्दी बताइए, कौन बच्चा बिल्कुल अप टू डेट है इंफॉर्मेशन के साथ? काका कालेलकर। काका कालेलकर। ठीक है बच्चों, ये नाम आप ध्यान रखना, काका कालेलकर आयोग। काका कालेलकर आयोग, फर्स्ट ओबीसी कमीशन, काका कालेलकर आयोग। ठीक है बच्चों, ये जो बीपी मंडल आयोग था इसका क्या मैंडेट था, यानी इसको क्या करना था, वो मैंने बता दिया वैसे आपको। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी ओबीसीज की स्थिति पर विचार करना और उनको आगे बढ़ाने के लिए सुझाव देना, ये इसका मैंडेट था। मैंडेट था मतलब इसका कार्य था, इसकी जिम्मेदारी थी, इसी कार्य के लिए इसको अपॉइंट किया गया था। ठीक है बच्चों, बीपी मंडल आयोग जो है, नहीं, ठीक है बच्चों, बीपी मंडल आयोग यानी सेकंड ओबीसी आयोग का जो मैंडेट था, उद्देश्य था, वो था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी ओबीसीज की स्थिति पर विचार करना और उनको आगे बढ़ाने के लिए सुझाव देना। ठीक है बच्चों, अब ये आयोग जो है अपना कार्य करता है और उसके बाद वो ओबीसीज की स्थिति को भारत के समाज में बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव देता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या सुझाव आते हैं। बीपी मंडल आयोग को ही हम स्टडी कर रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण आयोग रहा ये, भारत के संवैधानिक इतिहास पर भी इसने काफी असर डाला है। इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो वर्ष 1980 में पेश की, वर्ष 1980 में। वर्ष 1979 में गठित हुआ था और अगले ही वर्ष इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। ठीक है बच्चों, अपनी रिपोर्ट वर्ष 1980 में पेश की मंडल आयोग ने। अब यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण है कि 1980 में ही फिर सरकार बदल गई, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में आ गई, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट में आ गई, और इस आयोग की नियुक्ति की थी जनता पार्टी सरकार ने। ठीक है बच्चों, यानी कि मोरारजी देसाई की सरकार ने, जो एक मिलीजुली सरकार थी। तो कांग्रेस ने इसकी रिपोर्ट पर कोई खास विचार नहीं किया, दशकों तक इसकी रिपोर्ट इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। ठीक है बच्चों, यानी 1980 में आने के बाद भी 1990 तक इसका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ था, क्योंकि उस दौरान कांग्रेस पार्टी पावर में थी और उन्होंने इस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करना जरूरी नहीं समझा। अब देख लेते हैं कि क्या किया, अपनी रिपोर्ट में इस आयोग ने क्या रिकमेंडेशन दी।
इस आयोग ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में 3743 जातियों की पहचान की। 3743 जातियों की पहचान की। यानी इस आयोग ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए जाति को एक आधार माना, जाति को एक इकाई माना। और कौन से वर्ग हैं भारत के समाज के जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं? तो इस आयोग ने 3743 जातियों की पहचान करके कहा, सूची दी कि ये लोग हैं जो ओबीसी हैं, पिछड़े हुए हैं। यानी कि 3743 जातियां, कास्ट। ठीक है बच्चों। इसके बाद इसी आयोग ने बताया कि इन जातियों की जो जनसंख्या है भारत की कुल जनसंख्या का 52% है। 52% यानी 52%। और ये जो जातियां थी 3743, जिन्हें पिछड़ा माना इस आयोग ने, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना इस आयोग ने, उसमें वे जातियां शामिल नहीं है जो अनुसूचित जातियों में शामिल हों, या फिर एसटीज, जनजातियां भी इसमें शामिल नहीं है। यानी एससीज और एसटीज के अलावा, एससीज और एसटीज की जो जनसंख्या है उसके अलावा जो जनसंख्या है भारत की, 52% जो है वो ओबीसी माने गए इस आयोग के द्वारा। ठीक है बच्चों। और उसके बाद ये जो 52% जनसंख्या है भारत की, इस आयोग के अनुसार जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई है, जिसमें 3743 जातियां हैं, उसके लिए इस आयोग ने सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की। आरक्षण की सिफारिश की ओबीसीज के लिए। ठीक है बच्चों। जनसंख्या 52% और आरक्षण की सिफारिश की 27%। और 27% इसलिए कि एसटीज का 7.5%, एससीज का 15% और ओबीसीज का जो रिकमेंडेशन इस आयोग ने की 27%, ये मिलके बैठ जाता है 49.5%। यानी 50% से 0.5% कम। यानी इस आयोग ने इस बात को ध्यान में रखते हुए आरक्षण का परसेंटेज बताया कि टोटल जो आरक्षण है वो 50% से ऊपर न चला जाए। क्योंकि भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है वो 1963 में कह चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने 1963 में कहा था कि 50% से ज्यादा आरक्षण जो है वो असंवैधानिक है। 50% से ज्यादा आरक्षण जो है वो असंवैधानिक है। 50% से ज्यादा आरक्षण जो है वो असंवैधानिक है। ये बात बोली थी भारत के उच्चतम न्यायालय ने 1963 में। ठीक है बच्चों। 1963 में भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय ये कह चुका था कि 50% से ज्यादा टोटल आरक्षण असंवैधानिक है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को ध्यान में रखते हुए बीपी मंडल आयोग ने 27% आरक्षण की सिफारिश करी ओबीसीज के लिए, ताकि 27% ओबीसीज का, एससीज का 15% और एसटीज का 7.5% अगर जोड़ा जाए तो टोटल मिला के 50% से ऊपर न जाए, 50% से ज्यादा न हो। ये बात क्लियर हुई बच्चों आपको?
एक मिनट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम देखना वो क्या प्रॉब्लम है। यानी बीपी मंडल आयोग ने जब 52% जनसंख्या के लिए 27% आरक्षण सरकारी नौकरियों में की सिफारिश की, तो इस बात को ध्यान में रखा कि एसटीज का 7.5%, एससीज का 15% और ओबीसीज का 27% मिलकर 50% से ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 1963 में कह चुकी थी कि 50% से ज्यादा आरक्षण जो है वो असंवैधानिक है। ठीक है बच्चों। बच्चों थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो दूर हो गई है, आगे बढ़ते हैं। तो बीपी मंडल ने क्या रिकमेंडेशन दी, क्या सिफारिशें की और किस किस आधार पर दी, वो आपको क्लियर हुआ बच्चों। 3743 जातियां पहचान की, जिनकी जनसंख्या जो है 52% थी भारत की जनसंख्या की। 27% आरक्षण जो है रिकमेंड किया। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं कि बीपी मंडल आयोग की सिफारिशें कब सरकार ने उन पर ध्यान दिया, कब उनको इंप्लीमेंट किया। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ओबीसीज को आरक्षण कैसे दिया गया, कब दिया गया, किस सरकार ने दिया, ये देख लेते हैं। वर्ष 1990 में, वर्ष 1990 में वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने ओबीसीज को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की घोषणा की। ठीक है बच्चों। यानी कि 1980 में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, रिपोर्ट सबमिट हुई थी द्वितीय ओबीसी आयोग की तरफ से, यानी कि बीपी मंडल आयोग की तरफ से, उस पर 10 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस समय कांग्रेस पार्टी जो है पावर में थी और उस दौरान इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वर्ष 1990 में प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, उन्होंने घोषणा की कि ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण जो है सरकार दे रही है, देने जा रही है। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है वर्ष 1991 में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और नरसिम्हा राव जो है वो प्रधानमंत्री बने। नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव सरकार ने 2 परिवर्तन किए। यानी जो चीज इंप्लीमेंट हो रही थी वर्ष 1990 से, उसमें 2 परिवर्तन किए अगले ही वर्ष, वर्ष 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने। क्या परिवर्तन किए? एक तो ये किया कि ओबीसीज के जो आरक्षण दिया गया उसमें गरीबों को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी। यानी ओबीसीज में से ही जो गरीब थे सरकार की नजर में, उनको प्राथमिकता देनी शुरू कर दी। यानी कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। यानी ओबीसी में जो हैं उनमें से भी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पिछड़े हैं, उनको प्राथमिकता देनी शुरू कर दी। यानी कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आर्थिक आधार पर, आर्थिक आधार को रिजर्वेशन से जोड़ दिया गया। ठीक है बच्चों। इसके अलावा एक और प्रावधान किया गया कि आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की घोषणा की। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आरक्षण की बात हो रही है, जिसको सबसे पहले देने की घोषणा की थी नरसिम्हा राव सरकार ने वर्ष 1991 में। यानी वर्ष 2019 में 103वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जो आरक्षण दिया गया, उस संबंध में सबसे पहली जो बात की थी वो की थी वर्ष 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने। और उस समय नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए, यानी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की शुरुआत कर दी थी।
आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की घोषणा की, यानी कि इसको अब इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी इकोनॉमिक क्राइटेरिया देख रहे हैं आप कैसे यूज किया जा रहा है नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा। यहां भी आर्थिक आधार की बात हो रही है, यहां पे भी इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पे ओबीसीज में आरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है, यानी आर्थिक रूप से पिछड़े होने को आरक्षण से जोड़ा जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब ये तीनों जो डिसीजन लिए गए दो सरकारों के द्वारा, इन पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगी कि क्या ये फैसले संवैधानिक हैं, क्या संविधान के अनुरूप हैं, क्या जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, क्या जाति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए एक इकाई के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है जैसे यहां दिया जा रहा है। क्योंकि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की बात तो संविधान में है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को क्या आरक्षण दिया जा सकता है, ये जो बात है इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा अब। ठीक है बच्चों, ओबीसी को 27% आरक्षण जो है उस पर विचार करेगा, और एक काफी महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उस पर अब विचार करेंगे। काफी आपको समझ में आएगा उसके बाद कि क्या दृष्टिकोण रहा सुप्रीम कोर्ट का इन सभी मामलों में। ये जो केस था ये था इंदिरा साहनी मामला, 1992। आपने देखा कि 1990 में वीपी सिंह सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट किया, उसके बाद 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने जो है आर्थिक आधार पर 10% रिजर्वेशन दे दिया। तो ऐसे संदर्भ में फिर अगले ही वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामला, इंदिरा साहनी केस 1992, जिसे मंडल मामला भी बोला जाता है, मंडल मामला इस नाम से ये फेमस है, मंडल मामला, इस केस में जो है इन सभी सरकारी फैसलों की संवैधानिकता के प्रश्न पर विचार किया। ठीक है बच्चों, ये जो डिसीजन लिए गए थे ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित, इनकी संवैधानिकता पर विचार किया। इंदिरा साहनी मामले में क्या किया गया, अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(4) का मतलब है कि ओबीसी को 27% आरक्षण की संवैधानिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया। ठीक है बच्चों, यानी वीपी सिंह सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण दिया था, और उस आरक्षण की का लाभ किसको दिया जाए उसकी पहचान के लिए जाति को एक इकाई के रूप में माना था, उसके आधार पर अनुच्छेद 16(4) जो संविधान में जोड़ा गया था, उसकी संवैधानिकता के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विचार किया गया इंदिरा साहनी मामले में 1992 में। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो देख लेते हैं। एक तो ये किया गया कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया, यानी पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने जो फैसला लिया था, पिछली स्लाइड में देखें, ये जो फैसला लिया था नरसिम्हा राव सरकार ने, ये वाला आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण, इसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया, और इसको कर दिया खारिज, इसको कर दिया खारिज। ठीक है बच्चों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जो 10% आरक्षण का प्रावधान किया था पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने, उसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके उसको कर दिया खारिज। क्लियर है बच्चों, एक तो ये फैसला आया इस मामले में। दूसरा ये आया कि वीपी सिंह की सरकार ने ओबीसीज के लिए सरकारी नौकरियों में जो 27% आरक्षण दिया था,
उसको संवैधानिक ठहराया गया, संवैधानिक ठहराया गया, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड घोषित किया गया। ठीक है बच्चों, यानी पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण को तो असंवैधानिक घोषित करके खारिज कर दिया। लेकिन वीपी सिंह सरकार ने 1990 में ओबीसीज के लिए सरकारी नौकरियों में जो 27% आरक्षण दिया था उसे संवैधानिक घोषित करके वैलिड घोषित किया। क्लियर है बच्चों? लेकिन कुछ शर्तों के साथ, कुछ शर्तें लगा दी कि ऐसा भी अब आप कीजिए, कुछ शर्तें लगा दी विद सर्टेन कंडीशंस, ये महत्वपूर्ण है, विद सर्टेन कंडीशंस, कुछ शर्तें लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने कि ओबीसीज को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। तो अब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है वे शर्तें जो सर्वोच्च न्यायालय ने रखी थी इंदिरा साहनी मामले में। सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी मामले में जो शर्तें रखी थी वो देखेंगे क्या हैं। एक तो ये कहा गया कि ओबीसीज को आरक्षण दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, संवैधानिक है, लेकिन ओबीसीज के जो उन्नत वर्ग हैं यानी एडवांस सेक्शन, ओबीसी कम्युनिटी के जो एडवांस सेक्शन हैं उनको क्रीमी लेयर नाम दिया गया, क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर, उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी क्रीमी लेयर जो आप सुनते होंगे जिसकी सीमा 8 लाख वार्षिक आमदनी है आज के टाइम में, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, उसको लागू कर दिया गया यहाँ पर ओबीसीज के उन्नत वर्गों में, यानी क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। यानी कि क्रीमी लेयर की पहचान कीजिए, यानी कि ओबीसी समुदाय में ऐसे लोग जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नहीं हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसे लोगों की पहचान कीजिए, सरकार की जिम्मेदारी है, और उनको लाभार्थी बनने से रोकिए। ठीक है बच्चों? तो यानी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो इंदिरा साहनी मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा इंप्लीमेंट कर दिया गया, लागू कर दिया गया ओबीसी आरक्षण के मामले में। ठीक है बच्चों? इसके अलावा जो अगली बात, एक तो शर्त ये रखी उच्चतम न्यायालय ने, दूसरी ये रखी कि आरक्षण जो है वो केवल शुरुआती नियुक्ति में दिया जाएगा, वो प्रोन्नति में नहीं दिया जाएगा। शुरुआती नियुक्ति रिक्रूटमेंट में दिया जाएगा, प्रमोशन में नहीं दिया जाएगा। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? ओबीसीज को सरकारी नौकरियों में जो 27% आरक्षण दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो केवल नियुक्ति में दिया जाएगा, प्रमोशन में नहीं दिया जाएगा, प्रोन्नति में नहीं दिया जाएगा। क्लियर है बच्चों? इसके अलावा जो तीसरी शर्त रखी उच्चतम न्यायालय ने वो रही कि एक स्थायी परमानेंट वैधानिक आयोग यानी स्टैट्यूटरी कमीशन की नियुक्ति की जाए, एक आयोग की नियुक्ति की जाए संसद के द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से। तभी तो उसको कहा गया ना वैधानिक आयोग, विधान के द्वारा स्थापित आयोग, यानी स्टैट्यूटरी कमीशन, वैधानिक आयोग, विधान के द्वारा स्थापित आयोग की नियुक्ति की जाए और वो स्थायी हो, स्थायी रूप से कार्य करे। तो फिर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो, क्या करेगा वो? उसका कार्य ये होगा कि वो ओबीसी की जो लिस्ट है, ओबीसीज की जो सूची है उसको अपडेट रखेगा और ये देखेगा कि कोई ऐसा वर्ग तो उसमें शामिल नहीं हो गया जिसको आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं है, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा नहीं है। इसके अलावा ये ध्यान रखेगा कि कोई ऐसा वर्ग तो नहीं है जो ओबीसी लिस्ट में शामिल नहीं है, जो आर्थिक, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, यानी जिसको आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो ओबीसी लिस्ट को जो है अपडेट रखेगा और ओबीसी लिस्ट के संबंध में कोई भी शिकायत होगी उसको सुनेगा, उसका समाधान करेगा। ओबीसी लिस्ट में ओवर इंक्लूजन तो नहीं हो गया है, कुछ ऐसे लोग तो शामिल नहीं कर लिए गए जो डिजर्व ही नहीं करते कि उनको आरक्षण का लाभ दिया जाए, या अंडर इंक्लूजन तो नहीं है, कुछ ऐसे वर्ग छूट तो नहीं गए जिनको आरक्षण मिलना चाहिए लेकिन वो ओबीसी लिस्ट में शामिल नहीं है, ऐसे लोगों को ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाए।
तो इस तरह के मामलों को देखने के लिए लगातार परमानेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक स्थायी वैधानिक आयोग परमानेंट स्टैट्यूटरी कमीशन की नियुक्ति की जाए सरकार के द्वारा। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? इसके अलावा यहां पे फिर एक और कंडीशन लगाई गई बहुत ही स्पष्ट शब्दों में। शिवम जी आप ध्यान देना, आप पूछ रहे थे। भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामला 1992 में कहा कि कुल आरक्षण कोटा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, अति विशेष परिस्थितियों के अलावा, यानी स्पेशल वेरी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अलावा कुल आरक्षण कोटा यानी एसटीज का आरक्षण, एससीज का आरक्षण और ओबीसीज का आरक्षण, इनको जितना आरक्षण मिला था उस समय उसकी परसेंटेज को जोड़ दिया जाए तो वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अति विशेष परिस्थितियों के अलावा। अति विशेष परिस्थितियों शब्द को जोड़ के कुछ एक्सेप्शन की गुंजाइश भी यहां पे छोड़ दी गई विशेष परिस्थितियों में। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां स्पष्ट कह दिया गया कि कुल आरक्षण कोटा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, जो कि 49.5% हो चुका था ओबीसी को 27% आरक्षण मिलने के बाद। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछिए। ठीक है बच्चों ये क्लियर है आपको? वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे फोकस करते रहेंगे, ऐसे ही काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। उसके बाद देख लेते हैं कि सरकार ने क्या कदम उठाए। अब सरकार की बारी थी ना, सरकार कदम उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कंडीशंस लगा दी उनको लागू करने के लिए सरकार को भी तो कदम उठाने पड़ेंगे ना, तो सरकार क्या कदम उठाए वो देख लेते हैं। एक तो ओबीसीज में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए, ओबीसीज में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया गया। रामनंदन समिति, क्लियर है बच्चों बात? ये रामनंदन समिति सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ओबीसीज में से क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए और उनको लाभार्थी न बनने देने के लिए रामनंदन समिति का गठन किया गया। उसकी रिपोर्ट आ गई और उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया 1993 में। ठीक है बच्चों, तो सुप्रीम कोर्ट की एक बात तो इस तरह से मान ली, क्रीमी लेयर डिफाइन कर दी। क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया जो है रामनंदन समिति की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने डिफाइन कर दिया कि फला 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 लोग जो हैं, जो इस क्राइटेरिया में आते हैं, वो क्रीमी लेयर होंगे ओबीसी के अंतर्गत और उनको ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा संसद के द्वारा 1993 में पारित एक अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन रखी थी ना कि एक स्थायी वैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाए जो ओबीसी लिस्ट से संबंधित किसी भी प्रश्न, किसी भी आरोप, किसी भी अन्य बात के रेस्पॉन्स में हमेशा सक्रिय रहे, यानी ओवर इंक्लूजन ना हो, अंडर इंक्लूजन ना हो, नॉन इंक्लूजन ना हो ओबीसी लिस्ट के संदर्भ में। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक स्थायी वैधानिक आयोग का गठन किया जाए। उसी बात को मानते हुए सरकार ने संसद द्वारा 1993 में एक एक्ट लाया गया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कर दी गई। और इसका मैंडेट जो था वो वही था, इसको ओबीसी लिस्ट ओबीसी लिस्ट के संदर्भ में ओवर इंक्लूजन की
प्रॉब्लम, अंडर इंक्लूजन की प्रॉब्लम और नॉन इंक्लूजन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना था, ताकि जो लोग डिजर्व करते हैं कि उनको आरक्षण का लाभार्थी बनाया जाए, वही लोग आरक्षण का लाभ उठाएं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ओवर इंक्लूजन, अंडर इंक्लूजन और नॉन इंक्लूजन से संबंधित सभी कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है स्थापित कर दिया गया संसद के द्वारा 1993 में। यानी कि ये किस तरह का आयोग हुआ? वैधानिक आयोग। एनसीबीसी का मतलब है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है बच्चों, और ये वैधानिक आयोग रहा, वैधानिक आयोग। ये संवैधानिक आयोग नहीं है, ये गैर संवैधानिक आयोग है, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, स्टैट्यूटरी कमीशन यानी वैधानिक आयोग। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसी आयोग से संबंधित एक और प्रावधान देख लेते हैं। 2018 में, वर्ष 2018 में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत इस आयोग को, जो कि तब तक था वैधानिक आयोग, वैधानिक आयोग यानी कि गैर संवैधानिक आयोग, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसको संवैधानिक होने का दर्जा दे दिया गया, संवैधानिक बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। और इससे संबंधित जो प्रावधान है वो भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया। क्लियर है बच्चों? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो 1993 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाला एक वैधानिक आयोग था, उसको एक संवैधानिक आयोग बना दिया गया 102वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2018 में। ठीक है बच्चों, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको दे दिया गया। तो कौन सा आर्टिकल है जो इससे संबंधित है भारत के संविधान का? आप कमेंट करके बताइए बच्चों। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि एक संवैधानिक आयोग है वर्तमान में, उससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है भारत के संविधान का? जल्दी बताएं बच्चों। आर्टिकल 338 बी, आर्टिकल 338 बी। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 338 बी, 338 बी, यानी कि 102वें संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 2018 में भारत के संविधान में आर्टिकल 338 बी जोड़ दिया गया, 338 बी। और इसके माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन का स्टेटस दे दिया गया। क्लियर है बच्चों? और आप जानते होंगे कि आर्टिकल 338 में क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और आर्टिकल 338 ए में क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और वर्तमान में स्थिति यह है कि आर्टिकल 338, 338 ए और 338 बी के अंतर्गत क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये तीनों ही आयोग जो हैं संवैधानिक आयोग हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, सरकार द्वारा ये कदम उठाए गए, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो सर्टेन कंडीशंस लगाई थी उन पर एक्शन लिया गया सरकार के द्वारा। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। सरकार ने कुछ और भी कदम उठाए, कुछ कदम ऐसे उठाए जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध भी थे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा था कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ पे क्या किया गया सरकार के द्वारा? सरकार ने 77वां संविधान संशोधन लाई 1995 में, और इसके माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों को प्रोन्नति में भी आरक्षण दे दिया, प्रमोशन में भी आरक्षण दे दिया, और संबंधित प्रावधान जो है वो आर्टिकल 16 में जोड़ दिया गया। क्लियर है बच्चों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, हालांकि वो बात जो है ओबीसी के बारे में थी। यहाँ पे 77वें संशोधन के द्वारा 1995 में सुप्रीम कोर्ट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रमोशन, प्रोन्नति
में आरक्षण दे दिया गया और संबंधित प्रावधान जो है वो आर्टिकल 16 में जोड़ दिए गए। क्लियर है बच्चों? उससे एक साल पहले एक और बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया 1994 में। 76वें संविधान संशोधन के अंतर्गत तमिलनाडु में जो आरक्षण है वो आपको पता होगा कि वो 69% है। तमिलनाडु राज्य की जो सरकार है वो राज्य सरकार के स्तर पर या कहें कि राज्य के स्तर पर वो 69% आरक्षण देती है। 69%, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंतर्गत 50% की आरक्षण सीमा से कहीं ज्यादा है। ठीक है बच्चों? लेकिन 76वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि तमिलनाडु का ये जो आरक्षण है 69%, इसको भारत के संविधान की नवी अनुसूची में शामिल कर दिया गया। नवी अनुसूची में शामिल करके संरक्षण दे दिया गया। किससे? न्यायिक पुनरावलोकन से, यानी जुडिशियल रिव्यू से। भारत की संविधान की नवी अनुसूची जो है उसमें ऐसे कुछ कानून और ऐसे विनियम शामिल हैं जो जुडिशियल रिव्यू की सीमा से परे हैं, यानी जिनका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो आर्टिकल 31B के अंतर्गत, आर्टिकल 31B जो हम पढ़ेंगे आगे, आर्टिकल 31B, उसके अंतर्गत कुछ अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जा सकता है। ठीक है बच्चों? तो उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए 76वें संविधान संशोधन 1994 के अंतर्गत तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो 69% आरक्षण दिया गया है जिस अधिनियम के अंतर्गत, उस अधिनियम को या विनियम को भारत के संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करके जुडिशियल रिव्यू से संरक्षण दे दिया गया, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन से उसको बचा लिया गया। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? जुडिशियल रिव्यू से संरक्षण दे दिया गया 69% आरक्षण को तमिलनाडु के केस में। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर 103वां संविधान संशोधन तो हम पढ़ ही चुके हैं। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण दिया गया, यानी 1991 में जो आरक्षण पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने दिया था आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को, जिसको 1992 में इंदिरा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया था, ठीक उसी तरह का प्रावधान फिर वापस किया गया सरकार के द्वारा 103वें संशोधन के द्वारा, 103वें संशोधन के द्वारा 2019 में, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दे दिया गया। और इस बार फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस बार कहा कि आर्थिक आधार पर दिया गया यह आरक्षण जो है वो संवैधानिक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है बच्चों? इस बार सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसने कहा कि 103वां संशोधन 2019 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और उसके अंतर्गत आर्थिक आधार पर दिया गया आरक्षण भी संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। क्लियर है बच्चों? तो सरकार के द्वारा भिन्न भिन्न समय पर ये भिन्न भिन्न कदम उठाए गए। शिवम गंगवार जी कह रहे हैं तमिलनाडु में 69% आरक्षण बिल्कुल बिल्कुल प्राप्त है राज्य सरकार की नौकरियों में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंचते हैं आर्टिकल 17 पे। हमने पढ़ा आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 पढ़ा, उसके बाद मंडल आयोग को पढ़ा, उसकी रिपोर्ट को पढ़ा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ा इंदिरा साहनी मामले में, और उसके बाद सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों को पढ़ा। कुल मिलाकर ये जो सब कुछ हमने पढ़ा ये आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के संदर्भ में पढ़ा। ये आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 से संबंधित था, इसलिए हमने इसको पढ़ा। क्लियर है बच्चों? एम लक्ष्मीकांत में भी ये शामिल किया गया है, मंडल आयोग और उसके बाद इंदिरा साहनी मामला और उसके बाद सरकार के द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम। क्लियर है बच्चों आपको? अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल पे, आर्टिकल 17।
इसके अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, यानी अनटचेबिलिटी। और ये भी समानता का अधिकार है, समानता के अधिकार के अंतर्गत ही हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 17। और अस्पृश्यता का अगर समाज में अंत होगा, अनटचेबिलिटी का अगर अंत होगा, छुआछूत का अगर अंत होगा, तो समानता स्थापित होगी कि नहीं होगी। ठीक है बच्चों। तो कुल मिला के आर्टिकल 17 में क्या किया गया, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था की गई, यानी कि प्रतिबंधित कर दिया। कोई नागरिक किसी दूसरे नागरिक के साथ अस्पृश्यता के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, प्रोहिबिट कर दी गई अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस। अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था की गई आर्टिकल 17 के अंतर्गत। ठीक है बच्चों। क्या कहता है आर्टिकल 17? आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध है, अपराध। अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी से उपजी किसी निर्योग्यता, किसी भी डिसेबिलिटी को लागू करना अपराध है। यानी कि अगर कोई किसी को कहे कि भाई आप जो है सार्वजनिक जल के स्रोत से जल मत लीजिए क्योंकि आप तो अनटचेबल हैं, ये जल पवित्र हो जाएगा, जल का ये स्रोत पवित्र हो जाएगा, तो इस तरह की बातें कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी व्यक्ति पर निर्योग्यता लगा रही है ना, उस पे डिसेबिलिटी इम्पोज कर रही है। फलानी सड़क पर मत चलिए, फलाने धार्मिक संस्थान में प्रवेश मत करिए, आप मुझसे दूर रहिए, इस तरह की बातें होती थी ना, आपने फिल्मों में देखी होंगी कईयों में। ठीक है बच्चों। और इस संबंध में क्या किया गया, संसद को विधि बनाने का अधिकार दिया गया आर्टिकल 17 के अंतर्गत। आर्टिकल 17 में ज्यादा डिटेल नहीं है, उसमें बस इतनी बात लिखी है कि अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड और उसकी प्रैक्टिस नहीं की जा सकती, और अनटचेबिलिटी अगर कोई करता है प्रैक्टिस तो उसको क्या सजा दी जाएगी, उस संबंध में प्रावधान कौन करेगा, भारत की संसद कानून बनाकर। ठीक है बच्चों। तो भारत की संसद को अधिकार दिया गया कि वो कानून बनाकर अनटचेबिलिटी को क्राइम घोषित करे और क्या क्रिमिनल पनिशमेंट दिया जाएगा उसका प्रावधान करे। और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए आर्टिकल 17 के अंतर्गत भारत की संसद द्वारा अधिनियम पारित किया गया जिसको कहा गया अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, यानी कि अनटचेबिलिटी ठीक है बच्चों, अनटचेबिलिटी क्राइम एक्ट 1955 ये अधिनियम बनाया गया आर्टिकल 17 के अंतर्गत संसद ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? अनटचेबिलिटी का अर्थ कौन बच्चा नहीं जानता? अस्पृश्यता क्या होती है? सरिता जी कह रही हैं अब नहीं होता सर, बहुत है अभी, कहीं कहीं पर होता है, अभी नहीं होता, अब तो उतना मतलब समाप्त हो चुका है, समाज सुधार हो चुके हैं, संविधान लागू हो चुका है, एक व्यक्ति एक वोट का सिस्टम लागू है, कई सारे सख्त कानून लागू हैं। ठीक है बच्चों। अस्पृश्यता का अंत करने के लिए ये आर्टिकल 17 जोड़ा गया और उसके अंतर्गत जो है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 भारत की संसद ने बनाया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखकर अच्छा लगा कि आप जो है काफी संवेदनशील बच्चे हैं सभी के सभी। जिन लोगों के साथ किसी समय ऐतिहासिक रूप से अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता था उनके प्रति आप जो है थोड़ा पेन महसूस कर रहे हैं, संवेदनशीलता अपनी प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको देखकर अच्छा लगा।
आप जो है लोकतांत्रिक भारत के अच्छे नागरिक बनेंगे और लोक सेवक भी निश्चित रूप से बनेंगे। ठीक है बच्चों। अस्पृश्यता के अंत से ही जुड़ी कुछ और बातें देख लेते हैं। 1976 में 1955 के एक्ट में संशोधन किए गए, उसका नाम बदल दिया गया। ठीक है बच्चों। 1976 में 1955 का जो अधिनियम था, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, उसका नाम बदल के कर दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। और सिविल अधिकारों को परिभाषित किया गया, इसके अंतर्गत सिविल अधिकारों को परिभाषित किया गया। उन सभी अधिकारों को सिविल अधिकार माना गया जो अस्पृश्यता का व्यवहार न करने से किसी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों। तो सिविल अधिकार को परिभाषित किया गया, इसकी डेफिनेशन को काफी वाइड बना दिया गया और अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को और ज्यादा प्रभावशाली और ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। ठीक है बच्चों। सिविल अधिकार को परिभाषित किया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये नाम कर दिया गया 1955 में। इसके अलावा एक बात और महत्वपूर्ण है बच्चों की अस्पृश्यता जो शब्द है यानी कि अनटचेबिलिटी, इसको परिभाषित नहीं किया गया है कहीं पर भी, न तो भारत के संविधान में और न ही 1955 के अधिनियम में। ठीक है बच्चों। अनटचेबिलिटी जो है, अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी, इस वर्ड को परिभाषित नहीं किया गया है, न तो आर्टिकल 17 में इसको परिभाषित किया गया है और न ही 1955 के अधिनियम में इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है। तो इस संबंध में किसने इसको परिभाषित किया? मैसूर उच्च न्यायालय ने इसको परिभाषित किया है अपने एक फैसले में। मैसूर उच्च न्यायालय, मैसूर हाई कोर्ट ने। ठीक है बच्चों। वर्तमान में जो कर्नाटका हाई कोर्ट है, पहले वो मैसूर हाई कोर्ट के नाम से जानी जाती थी, जब आधुनिक कर्नाटका अस्तित्व में नहीं आया था, उस समय की बात है। ठीक है बच्चों। तो मैसूर उच्च न्यायालय यानी मैसूर हाई कोर्ट ने कहा कि अनटचेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि ग्रामेटिकल मीनिंग इसका नहीं है, इसका जो अर्थ है वो ऐतिहासिक अर्थ है। और ऐतिहासिक रूप से जिन लोगों के साथ भेदभाव होता था सिर्फ इसलिए कि कुछ विशेष जातियों में उनका जन्म होता था और उसके बाद उनको आजीवन जो है अस्पृश्यता झेलनी पड़ती थी, उस अस्पृश्यता की बात यहाँ पे हो रही है, उस अनटचेबिलिटी की बात यहाँ पे हो रही है। और उसी को जो है प्रतिबंधित किया गया है आर्टिकल 17 के द्वारा। क्लियर है बच्चों। तो अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है भारत के संविधान में, न ही अधिनियम में, लेकिन मैसूर उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में अस्पृश्यता को परिभाषित किया है। क्लियर है बच्चों। और उसका वही अर्थ लगाया है जो ऐतिहासिक रूप से है कि कुछ जाति विशेष ऐसी मानी जाती थी कि उनमें जो भी जन्म लेता था वो आजीवन जो है भेदभाव उसको झेलना पड़ता था, अनटचेबल उसको माना जाता था, उसी तरह का व्यवहार उसके साथ किया जाता था। तो उस तरह का व्यवहार अगर भारत का संविधान लागू होने के बाद किसी के साथ किया जाएगा तो वो अपराध है। ठीक है बच्चों। सिविल अधिकार को परिभाषित इस तरह से किया गया, ये कहा गया कि अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस जैसे ही खत्म हो जाएगी तो जो अधिकार उन लोगों को प्राप्त होंगे जो ऐतिहासिक रूप से अनटचेबल माने जाते थे, वे सभी अधिकार जो है सिविल राइट्स हैं, सिविल अधिकार हैं। ठीक है बच्चों। जैसे किसी भी स्थान पर जाने का अधिकार, जैसे किसी भी सार्वजनिक जल स्रोत से जल लेने का अधिकार। ठीक है ना बच्चों। इस तरह से मनोरंजन के लिए किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जाने का अधिकार, इस तरह से। ठीक है बच्चों। उसके बाद वर्ष 1982 में एक केस हुआ उच्चतम न्यायालय में, उसमें उच्चतम न्यायालय ने भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही इसी संदर्भ में। उस केस का नाम था पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स केस, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स केस। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये जो अधिकार है
छुआ अस्पृश्यता का व्यवहार ना हो, अनटचेबिलिटी का व्यवहार ना हो, ये अधिकार है। और ये अधिकार जो है प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में है, प्राइवेट इंडिविजुअल यानी निजी व्यक्ति के विरुद्ध है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अनटचेबल जैसा व्यवहार ना करे, इस तरह से। और राज्य का एक कर्तव्य है कि वो सुनिश्चित करे कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार न कर पाए, यानी कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस न कर पाए। ये राज्य का संवैधानिक दायित्व है। ये महत्वपूर्ण बात जो है भारत के उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1982 में बोली। किस केस में? पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स केस में बोली। क्लियर है बच्चों? तो आपने जो है कुल मिला के आर्टिकल 17 से संबंधित सभी डिटेल्स जो है वो सुन ली, समझ ली। बिल्कुल सही बात है शिवम जी, आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल तो सब मिलजुल के सभी सामाजिक कार्य करते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। अब तो समाज जो है काफ़ी समानता पर आधारित हो गया है, कोई किसी की जाति को उतना महत्व नहीं देता। शिवांगी जी क्लियर है आपको? सरिता जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 18 ये भी समानता के अधिकार का हिस्सा है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, टाइटल्स की समाप्ति। टाइटल्स, किस तरह के टाइटल्स? कुलीनों को प्राप्त होने वाले वंशानुगत टाइटल्स। कुलीन मतलब समाज का विशेषाधिकारी वर्ग जो हुआ करता था ब्रिटिश काल के दौरान, उनको वंशानुगत टाइटल मिला करते थे, ब्रिटिशर्स देते थे। जैसे राय बहादुर, राज बहादुर, खान बहादुर, है ना? इस तरह के टाइटल्स, काफी सारे टाइटल्स होते थे, वो दिए जाते थे। राय बहादुर, राज बहादुर, खान बहादुर, राय साहब, खान साहब, इस तरह के। तो ये जो उपाधियां हैं यानी टाइटल्स, जो कुलीनों को दी जाती थी और वंशानुगत रूप से आगे बढ़ती थी, यानी एक व्यक्ति को मिली, फिर उसके बच्चे को वो मिल जाती थी, जब वो बड़ा हो जाता था फिर उसके बेटे को, इस तरह से वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी। तो इस तरह के टाइटल्स या उपाधियां जो कुलीनों को दिए जाते थे, यानी असमानता पर आधारित समाज का हिस्सा होते थे और वंशानुगत रूप से प्राप्त होते थे, उनको समाप्त कर दिया गया, असंवैधानिक कह दिया गया। इसके अलावा कहा गया कि राज्य जो है, अब इंडियन स्टेट, वो किसी नागरिक को या विदेशी को कोई उपाधि नहीं देगा। किस तरह की उपाधि? वंशानुगत उपाधि, कुलीनता पर आधारित उपाधि। क्लियर है बच्चों? राज्य किसी नागरिक या विदेशी को कोई उपाधि नहीं देगा। बस दो तरह के डिस्टिंक्शन चलेंगे, मिलिट्री डिस्टिंक्शन और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। यानी पढ़ाई लिखाई से संबंधित हम उपाधि भी बोल सकते हैं उनको, कि किसकी क्या, किसको कौन सी डिग्री प्राप्त है, कौन कहाँ तक पढ़ा है, ये वाली बात। और मिलिट्री डिस्टिंक्शन, मिलिट्री में जो दी जाती हैं वो। ठीक है बच्चों? तो ये दो एक्सेप्शन क्रिएट करे गए बस, मिलिट्री डिस्टिंक्शन और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। इसके अलावा कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं किसी भी किस्म का। राज्य किसी नागरिक या विदेशी को कोई उपाधि नहीं देगा। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? इसके अलावा भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य, किसी विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, यह भी क्लियर किया गया। भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि नहीं लेगा। क्लियर है बच्चों? भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा। लेकिन कुछ अपवाद क्रिएट किए गए कुछ मामलों में राष्ट्रपति की अनुमति से, कुछ मामलों में राष्ट्रपति की सहमति से उपाधियां, भेंट, उपलब्धियां और पद जो हैं वो प्राप्त किए जा सकते हैं। ये विशेष प्रावधान किया गया। ठीक है बच्चों?
कुछ मामलों में राष्ट्रपति की सहमति से उपाधियां, भेंट, उपलब्धि और पद जो हैं वो प्राप्त किए जा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ये बात हम बता ही चुके हैं कि ब्रिटिश काल के दौरान जो वंशानुगत उपाधियां दी जाती थी कुलीनों को, यानी समाज के विशेषाधिकारी वर्गों को, उनको आर्टिकल 18 के अंतर्गत जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, बैन कर दिया गया। ठीक है बच्चों? तो ये समानता की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है, समानता की स्थापना हो रही है। आर्टिकल 18 आगे देखते हैं इसके डायमेंशन। उपाधियों का अंत यानी एंड ऑफ टाइटल्स, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, TITLES, टाइटल्स। अब यहां पे जो है वर्ष 1995 में फिर एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। केस था बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, वर्ष 1995। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय पुरस्कारों को संवैधानिक घोषित किया जाता है, राष्ट्रीय पुरस्कारों को संवैधानिक घोषित किया जाता है। कौन कौन से होते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार, कोई बच्चा बताएगा? शिखा शर्मा जी, कौन कौन से होते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार, प्लीज बताइए। आर्टिकल 18 में एक बार दोबारा बता देता हूं, एक बच्चा पूछ रहा है। देखो आर्टिकल 18 था समानता स्थापित करने के लिए, समानता स्थापित करने के लिए। और समानता के लिए क्या था कि उपाधियां जो ब्रिटिश काल में दी जाती थी कुलीनों को, जमींदारों को, साहूकारों को, यानी उस समय जो समाज का विशेषाधिकारी वर्ग होता था, ठीक है बच्चों, तो उनको ब्रिटिश काल में वंशानुगत उपाधियां दी जाती थी, हेरिडिटरी टाइटल्स। ठीक है बच्चों? तो उनको आर्टिकल 18 के अंतर्गत बैन कर दिया गया, आर्टिकल 18 के अंतर्गत उनको बैन कर दिया गया ताकि समाज में समानता स्थापित की जा सके, इक्वालिटी एस्टेब्लिश की जा सके समाज में। ठीक है बच्चों? तो वही बात यहां पे हो रही है कि अब क्या है कि भारत राज्य भी किसी को उपाधि नहीं देगा। उपाधि को ऐसा माना गया कि वो समाज में असमानता स्थापित करती हैं, यानी नागरिकों में हायरार्की क्रिएट करती हैं, तो उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। संविधान लागू होने से जो पहले उपाधियां थी वो समाप्त, और संविधान के बाद इंडियन स्टेट किसी को उपाधि नहीं देगा। ठीक है बच्चों? और भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि नहीं लेगा। क्लियर? लेकिन अपवाद क्रिएट किया गया कि कुछ मामलों में राष्ट्रपति की सहमति से उपाधियां ली जा सकती हैं बाहर से, विदेशी राज्य से। ठीक है बच्चों? तो ये बात हुई आर्टिकल 18, यानी सामाजिक समानता जो है वो एस्टेब्लिश की जा रही है। उसके बाद बात ये उठी कि ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं कौन कौन से, जैसे भारत रत्न, 4 पुरस्कार शामिल हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये जो पुरस्कार हैं जो वर्ष 1954 से शुरू किए गए थे, क्या ये जो है उपाधियां नहीं है? क्या ये टाइटल्स नहीं है? क्या ये भारत के समाज में एक विशेषाधिकारी वर्ग को खड़ा नहीं कर रही हैं? क्या ये आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं है? ये प्रश्न जो है उच्चतम न्यायालय के सामने पहुंचा, और बालाजी राघवन बनाम भारत संघ मामले में वर्ष 1995 में इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। ठीक है बच्चों? फैसला ये था कि राष्ट्रीय जो पुरस्कार हैं वो संवैधानिक हैं, यानी कि भारत रत्न देना, पद्म विभूषण देना, पद्म भूषण देना और पद्मश्री देना, ये संवैधानिक हैं, और ये आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल 18 के अंतर्गत जो टाइटल शब्द यूज हुआ है ये उस सेंस में टाइटल नहीं है। ये तो पुरस्कार हैं, ये उपाधियां नहीं हैं, ये टाइटल नहीं है। तो ये आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं है, इसलिए ये संवैधानिक हैं। क्योंकि आर्टिकल 18 में जिस टाइटल की बात हुई है वे तो वंशानुगत हैं, वंशानुगत यानी हेरिडिटरी। अब आप देखोगे कि ये जो पुरस्कार हैं राष्ट्रीय पुरस्कार, इनमें से कोई भी वंशानुगत नहीं है, हेरिडिटरी नहीं है, तो ये उस सेंस में टाइटल नहीं है। दूसरा, ये किसी विशेष उपलब्धि की वजह से दिए जाते हैं, किसी विशेषाधिकारी वर्ग को नहीं दिए जा रहे हैं।
तो बात क्लियर है बच्चों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय जो पुरस्कार हैं 4 वो संवैधानिक हैं, वो आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं है। क्लियर है बच्चों। अब ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, ये इनके बारे में एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ये है कि ये वर्ष 1954 में शुरू हुए थे। उसके बाद ये जो है वर्ष 1977 से 1980 तक इनमें गैप आया और उसके बाद से लगातार दिए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। पद्म पुरस्कार जो 3 होते हैं, यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों। ये 1978 में नहीं दिए गए, 1979 में नहीं दिए गए और 1993 से 1997 के पीरियड में ये नहीं दिए गए। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, मैं बता देता हूं, आप सुन लो। ठीक है बच्चों। इसके अलावा प्रतिवर्ष अधिकतम 3 भारत रत्न ही दिए जा सकते हैं। ये बात अभी किसी बच्चे ने भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखी, वेरी गुड। किसी एक वर्ष में अधिकतम 3 भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान है, किसी एक वर्ष के लिए, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों। और पद्म पुरस्कार जो है वो अधिकतम 120 दिए जा सकते हैं, जिसमें विदेशियों को दिए जाने वाले शामिल नहीं हैं, भारतीय मूल के विदेशियों को दिए जाने वाले भी शामिल नहीं हैं, मरणोपरांत दिए जाने वाले भी शामिल नहीं हैं। कुल मिलाकर सामान्यतः नियम यह है कि पद्म पुरस्कार अधिकतम 120 दिए जा सकते हैं एक साल में, और एक वर्ष के लिए, किसी एक वर्ष के लिए अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है। 5 भारत रत्न दिए गए हैं, लेकिन वो अलग अलग वर्षों के लिए दिए गए हैं, अलग अलग वर्षों के लिए दिए गए हैं। ठीक है शिवम जी। एक वर्ष के लिए अधिकतम 3 दिए जा सकते हैं, लेकिन इस बार जो दिए गए हैं वो अलग अलग वर्षों के दिए गए हैं, बाद में, वो वर्ष बीत जाने के बाद। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आपका आर्टिकल 17, 18 समाप्त हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों 3 से ज्यादा दिए गए, लेकिन वे पिछले वर्षों के लिए दिए गए, पिछले वर्षों के लिए। जिन वर्षों में किसी को नहीं दिया गया था उन वर्षों के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ आरक्षण संबंधी मुद्दे देख लेते हैं जो चर्चा में रहते हैं, न्यूज़पेपर में रहते हैं। हालांकि इन पर सभी पर कार्रवाई चल रही है अलग अलग लेवल पर, सुप्रीम कोर्ट वगैरह विचार करेगी, कर रही है कईयों पर। तो लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि क्या क्या मुद्दे हैं आरक्षण से संबंधित, जो ज्वलंत मुद्दे हैं। ठीक है बच्चों, डिबेट का हिस्सा है। तो आरक्षण संबंधी मुद्दे हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या हैं। एक प्रश्न तो यह है कि केंद्रीय स्तर पर आरक्षण की अधिकतम सीमा, आरक्षण की अधिकतम कुल सीमा क्या 50% ही रहनी चाहिए? ठीक है बच्चों, एक प्रश्न तो ये है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी केस में कहा था कि 50% मैक्सिमम है। लेकिन अब इस पर सवाल उठने लगा है कि क्या 50% ही रहनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि केंद्रीय स्तर पर सिचुएशन क्या है। एससीज को 15%, एसटीज को 7.5% और ओबीसीज को 27% आरक्षण है। यानी अगर आप टोटल करोगे तो ये बैठ रहा है 49.5% कुल आरक्षण। ठीक है बच्चों, यानी ये लगभग 50% है। लेकिन लोकसभा चुनावों के दौरान भी ये मांग उठी कि भाई कास्ट सेंसस करवाया जाए, जाति जनगणना कराई जाए, एक्चुअल में देखा जाए कि ओबीसीज की जनगणना भारत के समाज में कितनी है, और उसके आधार पर जो है केंद्रीय स्तर पर आरक्षण की अधिकतम कुल सीमा यानी 50% पर विचार किया जाए या नहीं किया जाए। ये एक प्रश्न है। क्लियर है बच्चों? तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इससे संबंधित कोई भी जानकारी किसी समाचार पत्र वगैरह में पढ़ोगे तो खुद को अपडेट रखना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आरक्षण संबंधी अगला मुद्दा।
हमने देखा कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में कहा कि भाई क्रीमी लेयर इंप्लीमेंट करो, ओबीसीज में क्रीमी लेयर इंप्लीमेंट करो, यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में, यानी ओबीसीज के केस में क्रीमी लेयर इंप्लीमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों, ये बात तो हमने पढ़ी इंदिरा साहनी केस में। लेकिन अब सवाल ये है कि एससी आरक्षण के केस में और एसटी आरक्षण के केस में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लागू नहीं है, यानी क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो लागू होता है सिर्फ ओबीसी आरक्षण पर। क्लियर है बच्चों? तो अब ये मांग उठ रही है कि क्या क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत है, क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो अनुसूचित जातियों के आरक्षण पर और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण पर भी लागू नहीं किया जाना चाहिए? समझ गए बच्चों? क्योंकि इतने वर्षों से आरक्षण मिल रहा है अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को भी मिल रहा है, तो उन दोनों सामाजिक वर्गों में भी तो कुछ ऐसे वर्ग होंगे जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अब पिछड़े नहीं होंगे, वो सबल हो चुके होंगे आर्थिक रूप से भी। तो मांग ये उठ रही है कि ओबीसी में जिस तरह से क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू है, उसी तरह से अनुसूचित जातियों में और अनुसूचित जनजातियों में भी क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू किया जाए या नहीं, इस पर जो है सीरियसली विचार होना चाहिए। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? एसी ऑन कर देना आप। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, आरक्षण संबंधी अगला मुद्दा वो ये है कि एससीज यानी अनुसूचित जातियों का जो आरक्षण है वो आप जानते हैं हिंदू समाज के दलितों को प्राप्त है, यानी ऐतिहासिक रूप से जो दलित थे या दलित हैं उनको प्राप्त है। उनको जो है शेड्यूल कास्ट के रूप में अधिसूचित किया जाता है और उनको आरक्षण का लाभ दिया जाता है। इसके अलावा ऐसे हिंदू दलित जो या तो सिख धर्म में धर्मांतरण कर गए या बौद्ध धर्म में धर्मांतरण कर गए, उनको भी एससी आरक्षण का लाभ मिलता है। ठीक है बच्चों, यानी हिंदू दलितों को मिलता है लाभ, ऐसे हिंदू दलित जो सिख धर्म में चले गए, सिख बन गए, यानी सिख धर्म के दलितों को भी मिलता है, और ऐसे दलित जो हिंदू दलित थे और वो बौद्ध धर्म में चले गए तो उनको बौद्ध दलितों को भी मिलता है लाभ। किस चीज का? एससी आरक्षण का। एससी आरक्षण का लाभ जो है वो हिंदू दलितों को मिलता है, सिख दलितों को मिलता है, बौद्ध दलितों को भी मिलता है। लेकिन हिंदू धर्म के ऐसे दलित जो मुस्लिम बन गए या ईसाई बन गए, उनको शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता। ठीक है बच्चों, यानी शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन दिया गया है उसको धर्म विशेष से जोड़ा गया है। क्लियर है बच्चों? एससी आरक्षण का लाभ मिलता है हिंदू दलितों को, सिख दलितों को और बौद्ध दलितों को। क्लियर है बच्चों? यानी ऐसे दलित जो हिंदू हैं या जो हिंदू से सिख बन गए या जो हिंदू से बौद्ध बन गए। क्लियर है? लेकिन ऐसे हिंदू दलितों को जो पहले हिंदू दलित थे बाद में मुस्लिम दलित बन गए, मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण कर लिया या ईसाई धर्म में धर्मांतरण कर लिया, उनको एससी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता। क्लियर है बच्चों? तो बात यहां पे ये है कि अब ये प्रश्न उठने लगा है कि क्या मुसलमान दलितों, यानी ऐसे दलित जो पहले हिंदू थे वर्तमान में जो है वो मुस्लिम बन चुके हैं, ठीक है, यानी मुस्लिम दलित, और ऐसे दलित जो पहले हिंदू थे बाद में जो बन गए वो ईसाई, ईसाई दलित, तो क्या एससी आरक्षण का लाभ, एससी आरक्षण का लाभ क्या मुसलमान दलितों और ईसाई दलितों को नहीं मिलना चाहिए? ये प्रश्न उठता है। क्लियर है बच्चों? क्या मुसलमान दलितों और ईसाई दलितों को भी एससी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? और यहाँ पे जो है 3 आयोग या समितियां महत्वपूर्ण हैं। एक तो केजी बालाकृष्णन,
ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। के जी बालाकृष्णन आयोग का गठन किया गया है इसी प्रश्न पर विचार करने के लिए, और इसको जो है 2 वर्ष का समय दिया है भारत सरकार ने। ठीक है बच्चों। इसके अलावा रंगनाथ मिश्रा आयोग 2007 में अपनी रिपोर्ट दे चुका है। रंगनाथ मिश्र आयोग 2007। रंगनाथ मिश्र आयोग यानी कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों पर, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों पर राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, ये नाम है इस आयोग का, जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी 2007 में, वर्ष 2007 में। रंगनाथ मिश्र आयोग, रंगनाथ मिश्र आयोग, इस आयोग के द्वारा भी यही रिकमेंडेशन दी जा चुकी है कि जिस तरह से एसटी आरक्षण है हमारे देश में, उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, यानी किसी भी धर्म को मानने वाली जनजाति हो उसको एसटी आरक्षण का लाभ मिलता है। ठीक उसी तरह एससी आरक्षण को धर्म से हटा देना चाहिए, धर्म से उसका संबंध खत्म कर देना चाहिए। अगर दलित किसी भी धर्म में है तो उसको एससी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, ऐसी रिकमेंडेशन दी थी वर्ष 2007 में रंगनाथ मिश्र आयोग ने। रंगनाथ मिश्र आयोग ने, जो कि था नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, उसने कहा था कि जैसे एसटी आरक्षण का धर्म से कोई संबंध नहीं है, यानी वो रिलीजियस न्यूट्रल है एसटीज का आरक्षण, ठीक उसी तरह एससीज का आरक्षण जो है वो रिलीजियन न्यूट्रल बना देना चाहिए, उसका धर्म से कोई संबंध ना हो, वर्तमान जो व्यवस्था है उसे समाप्त किया जाए। और दलित जो है वो चाहे हिंदू दलित हो, चाहे वो धर्मांतरण करके सिख दलित बना हो, ईसाई दलित बना हो, बौद्ध दलित बना हो या मुस्लिम दलित बना हो, दलित को दलित माना जाए और उसे जो है आरक्षण का लाभ दिया जाए, अनुसूचित जाति आरक्षण का लाभ। क्लियर है बच्चों। इसके अलावा सच्चर समिति का नाम आपने सुना होगा, सच्चर समिति। सच्चर समिति ने भी इसी संदर्भ में ये कहा था कि मुस्लिम दलितों की हालत जो है वो अच्छी नहीं है, इसके अलावा ईसाई दलितों की हालत भी अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदू दलित मुस्लिम बन गए तो उनकी हालत बेहतर हो गई, हिंदू दलित ईसाई बन गए तो उनकी हालत बेहतर हो गई। तो कुल मिला के सच्चर समिति ने भी यही रिकमेंडेशन दी थी कि कोई किसी भी धर्म में हो दलित, उसको जो है अनुसूचित जाति आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब यही रिकमेंडेशन मौजूद है, लेकिन फिर से एक आयोग बना दिया गया है के.जी. बालाकृष्णन आयोग, वो फिर से 2 साल विचार करेगा इस मुद्दे पे। तो कुल मिला के जो है ऐसे ही टाइम निकलता रहेगा धीरे धीरे। तो ये प्रश्न आपने देखा, उम्मीद है आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या प्रश्न है, क्या डायमेंशन है। इसके अलावा आरक्षण संबंधी ये मुद्दा और देख लेते हैं, फिर जो है आप खाना खा सकेंगे आराम से। यहाँ पे मुद्दा है सब कैटेगराइजेशन का। भारत के 11 राज्य ऐसे हैं जिनमें बिहार शामिल है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु भी है, कर्नाटका भी है। ठीक है बच्चों। भारत के 11 राज्यों में ओबीसी आरक्षण श्रेणी में उप श्रेणीकरण लागू है। उप श्रेणीकरण यानी सब कैटेगराइजेशन, सब कैटेगराइजेशन लागू है। सब कैटेगराइजेशन का तात्पर्य यह है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण, बिल्कुल बच्चों होता है। दलित जो हैं वो कई धर्मों में मौजूद है, क्योंकि वो हिंदू धर्म से धर्मांतरण कर चुके हैं, हिंदू धर्म से धर्मांतरण कर चुके हैं।
बौद्ध में तो आप ऐसा समझ सकते हो ना कि डॉक्टर अंबेडकर भी अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपना लिया था उन्होंने, और उनके साथ कई लाख दलितों ने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो कुल मिला के दलितों का धर्मांतरण हुआ है। मुस्लिम धर्म में भी वर्तमान में दलित हैं, ईसाई धर्म में भी दलित हैं, बौद्ध धर्म में भी दलित हैं, सिख धर्म में भी दलित हैं, पंजाब में बहुत हैं, और हिंदू धर्म में तो दलित हैं ही जिन्होंने धर्मांतरण नहीं किया। ठीक है बच्चों। प्रीति पाल जी ने खाना खा लिया, वेरी गुड। तो कुल मिला के भारत के 11 राज्यों में ओबीसी आरक्षण श्रेणी में उप श्रेणीकरण लागू है, यानी कि सब कैटेगराइजेशन, यानी कि ओबीसी के अंदर आरक्षण जो है वो सभी वर्गों को मिले। ओबीसी के अंदर जो अलग अलग जातियां हैं उनको भी लगभग समान रूप से आरक्षण मिले, इसलिए सब कैटेगराइजेशन। तो अब बात ये उठ रही है कि केंद्र के स्तर पर भी सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए ओबीसी रिजर्वेशन का, और इस पर विचार करने के लिए प्रश्न यही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या केंद्र के स्तर पर भी ओबीसी आरक्षण श्रेणी का उप श्रेणीकरण सब कैटेगराइजेशन लागू किया जाए, सब कैटेगराइजेशन लागू किया जाए। बच्चों सब कैटेगराइजेशन का मतलब समझते हो आप लोग, समझ पा रहे हो? बच्चों ऐतिहासिक रूप से हिंदू समाज जो था वो जातियों में बटा हुआ था, आप जानते हो। ऊंची जातियां और तथाकथित ऊंची जातियां और तथाकथित नीची जातियां हुआ करती थी। तो जो तथाकथित नीची जातियां होती थी उन्हीं में दलित भी होते थे। ठीक है बच्चों। उनके साथ जो है वो अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता था। काफी सारी कैटेगरी थी, प्रॉपर हायरार्की थी। दलितों में भी कुछ जातियां ऐसी होती थी जिनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। ठीक है बच्चों। क्या केंद्र के स्तर पर भी ओबीसी आरक्षण श्रेणी का उप श्रेणीकरण लागू किया जाए? तो ये प्रश्न है, और इस पर विचार करने के लिए एक आयोग बना हुआ है, जी रोहिणी, जी रोहिणी आयोग। और ये बना था 2017 में, और इसने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी है 2023 में, लेकिन इसकी रिपोर्ट को आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं किया गया है और ना ही इम्प्लीमेंट किया गया है। और इसका गठन किया गया था अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति पर विचार करने के लिए और अगर आवश्यक हो तो उप श्रेणीकरण संबंधी सुझाव देने के लिए भारत के संविधान के आर्टिकल 340 के अंतर्गत नरेंद्र मोदी सरकार ने वर्ष 2017 में जी रोहिणी आयोग का गठन किया था, जिसने सरकार को 2023 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। हालांकि आधिकारिक रूप से वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। ठीक है बच्चों। और इसके अलावा मांग उठ रही है कि क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में भी उप श्रेणीकरण किया जाए, सब कैटेगराइजेशन किया जाए। क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में भी आरक्षण के लाभ को तुलनात्मक रूप से समानता के साथ सभी तक पहुंचाने के लिए उप श्रेणीकरण किया जाए, सब कैटेगराइजेशन किया जाए। ठीक है बच्चों। और इसके अलावा एक और प्रश्न है, वो है कि सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना यानी कास्ट सेंसस कितना महत्वपूर्ण है? आप जानते हो कि नई सरकार बनी है, उसमें कुछ गठबंधन सहयोगी हैं, वो कह भी रहे हैं सरकार से कि जाति जनगणना जो है वो कराई जाए। चुनाव के दौरान भी जाति जनगणना एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था। ठीक है बच्चों।
तो सामाजिक न्याय के लिए यानी सोशल जस्टिस के लिए जाति जनगणना, कास्ट सेंसस कितनी महत्वपूर्ण है, क्या ये कराई जाए नहीं कराई जाए, वगैरह वगैरह। तो इन सभी मुद्दों पे बच्चों आपको ध्यान रखना है। ये आखिरी स्लाइड है। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइए। ऑफलाइन कमेंट जरूर कीजिएगा, जिन बच्चों ने भी क्लास अच्छी लगी हो, वो कुछ समझे हो। ठीक है बच्चों। आरक्षण संबंधी सभी जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो मैंने आपको बता दिए। इनको आप नज़र रखना न्यूज़पेपर वगैरह में या जहां भी, अपडेट करते रहना खुद को, हम भी अपडेट करते रहेंगे आपको। ठीक है बच्चों। इसी के साथ ही आज की क्लास जो है वो समाप्त करते हैं, और कल आपसे मिलेंगे मूल अधिकारों यानी मौलिक अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए। यानी इससे आगे जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21A, इनको हम करेंगे कल। ठीक है बच्चों। तो कल मिलते हैं आप सभी से शाम को 8 बजे। नमस्कार।